नमस्कार दोस्तों, आज है 21 नवंबर 2025 और आज के न्यूज़ से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस बनेंगे सभी को विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। पहला क्वेश्चन, संयुक्त राज्य अमेरिका ने हाल ही में किस देश को प्रमुख गैर नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है? सही आंसर सऊदी अरब, ऑप्शन डी सऊदी अरब। दोस्तों, अमेरिका ने सऊदी अरब को गैर प्रमुख नाटो सहयोगी का दर्जा दिया है। यह घोषणा अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान के वाशिंगटन दौरे के दौरान की है। प्रमुख गैर नाटो का दर्जा पूर्ण नाटो सदस्यता के समान पारस्परिक रक्षा गारंटी नहीं देता है, लेकिन यह कई सैन्य और वित्तीय लाभ प्रदान करता है, जैसे उन्नत अमेरिकी सैन्य उपकरणों और प्रौद्योगिकी तक आसान पहुंच, अमेरिकी सैन्य उपकरणों के रखरखाव, मरम्मत या ओवरहॉल के लिए अमेरिकी रक्षा विभाग के अनुबंधों पर बोली लगाने की अनुमति है। सहकारी अनुसंधान और विकास परियोजनाओं में भागीदारी, अमेरिकी सैन्य उपकरणों के आपातकालीन भंडारण के लिए स्थान के रूप में पात्रता। इस घोषणा के साथ अमेरिका ने सऊदी अरब को उन्नत F-35 स्टील्थ फाइटर जेट बेचने की पुष्टि की, जिससे सऊदी अरब इजराइल के अलावा यह विमान प्राप्त करने वाला मध्य पूर्व का पहला देश बन जाएगा। सऊदी अरब यह दर्जा पाने वाला 20वां देश बन गया है। अन्य प्रमुख गैर नाटो सहयोगी में अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, बहरीन, ब्राजील, कोलंबिया, मिस्र, इजराइल, जापान, जॉर्डन, केन्या, कुवैत, मोरक्को, न्यूजीलैंड, पाकिस्तान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, थाईलैंड और ट्यूनीशिया शामिल है। दोस्तों, बात करें नाटो की तो इसका जो फुल फॉर्म है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। इसका स्थापना 4 अप्रैल 1949 को हुआ था। यह वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर के बाद अस्तित्व में आया था। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित है। इसका राजनीतिक और प्रशासनिक केंद्र यहीं पर है। नाटो की अपनी एक अधिकृत सैन्य कमान संरचना है। वर्तमान में इसमें 32 देश शामिल है। 12 संस्थापक सदस्य हैं, जैसे अमेरिका, कनाडा, यूके, फ्रांस और यूरोपीय कंट्री। दोस्तों, इसमें नए सदस्य जो शामिल हुए हैं, फिनलैंड हुए 2023 में और स्वीडन जो है 2024 में इसमें शामिल हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत को किस अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक संस्था की एशिया क्षेत्र कार्यकारी समिति का सदस्य चुना गया है? सही आंसर है कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन, ऑप्शन डी कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन। दोस्तों, भारत को कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन की एशिया क्षेत्र कार्यकारी समिति का एक बार फिर से सदस्य चुना गया है। कोडेक्स एलिमेंटेरियस कमीशन संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन और विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय निकाय है। यह निकाय खाद्य सुरक्षा, खाद्य गुणवत्ता और अंतर्राष्ट्रीय खाद्य व्यापार में सामंजस्य स्थापित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मानक, दिशा निर्देशित और आचार संहिता विकसित करता है। एशिया क्षेत्र कार्यकारी समिति में भारत का चुना जाना वैश्विक खाद्य मानकों को निर्धारित करने और एशिया क्षेत्र की प्राथमिकताओं का प्रतिनिधित्व करने में भारत की बढ़ती भूमिका को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला ऑपरेशनल सेक्शन किस रूट पर शुरू किया जाएगा? सही आंसर है ऑप्शन सी सूरत वापी। दोस्तों, भारत की पहली बुलेट ट्रेन परियोजना का पहला ऑपरेशनल सेक्शन सूरत वापी रूट पर शुरू किया जाएगा। यह खंड 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर का एक हिस्सा है। दोस्तों, परियोजना का नाम है मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल कॉरिडोर या बुलेट ट्रेन परियोजना। नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड, जो भारतीय रेलवे की एक विशेष परियोजना है, इसका संचालन एजेंसी है। जापान की शिकानसेन बुलेट ट्रेन तकनीक का उपयोग किया जा रहा है इसमें, जो अपने शून्य दुर्घटना सुरक्षा रिकॉर्ड के लिए जानी जाती है। परियोजना की अधिकांश फंडिंग लगभग 81% जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी द्वारा बहुत ही कम ऋण दर पर, यानी कि नर्म ऋण के माध्यम से की जा रही है। यह परियोजना कुल 508 किलोमीटर है, जिसमें 352 किलोमीटर गुजरात और दादरा और नागर हवेली में और 156 किलोमीटर महाराष्ट्र में है। इस मार्ग पर ट्रेन अधिकतम 320 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से संचालित होगी।
पूरी तरह चालू होने पर बुलेट ट्रेन मुंबई और अहमदाबाद के बीच की दूरी लगभग 2 घंटे 17 मिनट में तय करेगी। कॉरिडोर में कुल 12 स्टेशन होंगे। मुंबई, ठाणे, विरार, बोईसर, वापी, बिलिमोरा, सूरत, भरूच, वडोदरा, आनंद, अहमदाबाद और साबरमती। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला जेन-जेड केंद्रीय कैंपस आउटलेट किस संस्थान में खोला गया है? सही आंसर है आईआईटी दिल्ली, ऑप्शन सी आईआईटी दिल्ली। दोस्तों, संचार मंत्रालय की पहल के तहत पोस्ट इंडिया ने आईआईटी दिल्ली परिसर में पहले जेन-जेड थीम वाले आधुनिक और प्रौद्योगिकी सक्षम डाकघर का उद्घाटन किया है। इस पहल का मुख्य उद्देश्य है पारंपरिक डाकघरों को आधुनिक, जीवंत और युवा केंद्रित स्थानों में बदलना, ताकि वे आज के डिजिटल सैवी छात्रों के साथ बेहतर से जुड़ सके। इस डाकघर के इंटीरियर डिजाइन में आईआईटी दिल्ली के छात्रों और फैकल्टी ने सक्रिय रूप से सहयोग किया है। आईआईटी फाइन आर्ट सोसाइटी द्वारा यहाँ की दीवारों पर क्रिएटिव ग्राफिटी और कलाकृति बनाई गई है, जो इसे एक अनूठा और आकर्षक रूप देती है। यह आउटलेट आधुनिक तकनीक से लैस है। इसमें वाईफाई सक्षम क्षेत्र है। पार्सल बुकिंग के लिए क्यूआर कोड आधारित सिस्टम शामिल है। छात्रों के लिए विशेष रूप से ब्रांडेड पार्सल पैकेजिंग समाधान उपलब्ध है। स्मार्ट सेवा टच पॉइंट भी इसमें शामिल किया गया है। दोस्तों, जेन-जेड, जिसे जूमर्स भी कहा जाता है, एक डेमोग्राफिक ग्रुप है जो मिलेनियल्स के बाद और जनरेशन अल्फा से पहले आता है। आमतौर पर जेन-जेड में वो लोग आते हैं जिसका जन्म 1997 और 2012 के बीच में हुआ है। यह वह पहली पीढ़ी है जो पूरी तरह से डिजिटल युग में पली बढ़ी। इन्हें डिजिटल नेटिव्स भी कहा जाता है क्योंकि इन्होंने पूरे जीवन में इंटरनेट, सोशल मीडिया और मोबाइल उपकरणों का उपयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस बैंक ने 2025 में भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में शीर्ष स्थान हासिल किया है? सही आंसर है ऑप्शन सी एचडीएफसी। दोस्तों, 2025 में भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड के रूप में एचडीएफसी बैंक ने शीर्ष स्थान हासिल किया है। दोस्तों, एचडीएफसी बैंक ने 44.9 बिलियन डॉलर के ब्रांड मूल्य के साथ टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज को पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे मूल्यवान ब्रांड का खिताब अपने नाम कर लिया है। शीर्ष 100 भारतीय ब्रांडों का कुल मूल्य सालाना आधार पर 6% से बढ़ाकर 523.5 बिलियन डॉलर हो गया है, जो भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 13% है। दोस्तों, कांतार ब्रांड जेड 2025 रिपोर्ट के अनुसार शीर्ष 10 ब्रांड की सूची यहाँ पर दिया गया है। एचडीएफसी 44.9 बिलियन के साथ पहले स्थान पर, टाटा कंसल्टेंसी उसके बाद, एयरटेल, फिर इन्फोसिस, आईसीआईसी बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, अल्ट्राटेक सीमेंट, फिर जियो, उसके बाद फिर एचसीएल टेक, उसके बाद 10वें स्थान पर एलआईसी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 2025 गवर्नर्स अवार्ड्स में मानद ऑस्कर से किससे सम्मानित किया गया है? सही आंसर है टॉम क्रूज, ऑप्शन सी टॉम क्रूज। दोस्तों, 2025 गवर्नर्स अवार्ड्स में टॉम क्रूज को मानद ऑस्कर से सम्मानित किया गया है। अपने 4 दशकों से अधिक के शानदार कैरियर और कई ऑस्कर नामांकन के बावजूद यह टॉम क्रूज का पहला अकादमिक ऑस्कर था। यह पुरस्कार फिल्म उद्योग में उन व्यक्तियों के असाधारण जीवन, योगदान, उपलब्धियों और मानवीय प्रयासों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है जिन्हें नियमित ऑस्कर श्रेणियों में शामिल नहीं किया जाता है। गवर्नर्स अवार्ड समारोह में 3 मुख्य प्रकार के पुरस्कार दिए जाते हैं। मानद ऑस्कर सिनेमा में आजीवन असाधारण उपलब्धि या कला और विज्ञान में उत्कृष्ट योगदान के लिए। जीन हर्शोल्ट ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड फिल्म उद्योग के भीतर मानवीय प्रयासों और सामाजिक कल्याण को बढ़ावा देने वाले व्यक्तियों को यह पुरस्कार दिया जाता है। और इरविंग जी थालबर्ग मेमोरियल अवार्ड एक रचनात्मक निर्माता को जिनके काम की गुणवत्ता लगातार उच्च स्तर की हो रही हो। दोस्तों, टॉम क्रूज हॉलीवुड के सबसे बड़े और प्रभावशाली फिल्म सितारे में से एक है। वे अपने एक्शन फिल्म खतरनाक स्टंट खुद करने के लिए और 3 दशकों से अधिक लंबे शानदार कैरियर के लिए जाने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? सही आंसर है ऑप्शन सी 20 नवंबर। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस 20 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस की तिथि संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 1954 में निर्धारित किया गया था। 20 नवंबर 1959 को बाल अधिकारों की घोषणा को अपनाया गया।
20 नवंबर 1989 को बाल अधिकार सम्मेलन को स्वीकार किया गया। उसके बाद से प्रत्येक वर्ष 20 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय बाल दिवस मनाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान दें, भारत में बाल दिवस 14 नवंबर को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है पंडित जवाहरलाल नेहरू के जन्मदिन के शुभ अवसर पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय सेना को कौन सा डिजिटल प्रिंट कॉम्बैट यूनिफॉर्म का IPR मिला है? सही आंसर है न्यू कोट कैमोफ्लेज, ऑप्शन बी न्यू कोट कैमोफ्लेज। दोस्तों भारतीय सेना को न्यू प्रिंट कॉम्पैक्ट यूनिफॉर्म का IPR मिला है। दोस्तों भारतीय सेना ने नए कोट कॉम्बैट यानी कि डिजिटल प्रिंट के डिजाइन का IPR पेटेंट करा लिया है। यह 3 लेयर वाली यूनिफॉर्म हर मौसम में सैनिकों के लिए आरामदायक है। अब सेना की अनुमति के बिना इस डिजाइन का कोई भी यूनिफॉर्म न बनाया जा सकता है और न ही बेचा जा सकता है, न ही उपयोग किया जा सकता है। उल्लंघन की स्थिति में कानूनी कार्रवाई और जुर्माना लगाया जा सकता है। इस नए कोट कॉम्बैट को नेफ्ट दिल्ली ने आर्मी डिजाइन ब्यूरो के साथ मिलकर विकसित किया है। दोस्तों इसमें 3 तरह के लेयर हैं। आउटर लेयर डिजिटल प्रिंट वाला कॉम्बैक्ट कोट जंगल, रेगिस्तान, पहाड़ हर प्रकार के भूभाग में छिपने में मदद करेगी। अत्यधिक मजबूत और टिकाऊ डिजाइन है। दूसरा है इनर जैकेट, हल्की और सांस लेने योग्य इंसुलेटेड मिड लेयर सामग्री से बनी है, ठंड में गर्माहट प्रदान करती है। तीसरा है थर्मल लेयर, अत्यधिक ठंड और गर्मी में शरीर का तापमान नियंत्रित रखती है, पसीना सोख लेती है जिससे आराम बना रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत ने सीकल सेल रोग के लिए किस तकनीक आधारित पहली स्वदेशी थेरेपी शुरू की है? सही आंसर है क्रिस्पर, ऑप्शन बी क्रिस्पर। दोस्तों भारत ने सीकल सेल रोग के लिए क्रिस्पर तकनीक आधारित पहली स्वदेशी थेरेपी शुरू की। इस थेरेपी का नाम रखा गया है बिरसा 101, बिरसा 101। दोस्तों इस थेरेपी का नाम महान आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी भगवान बिरसा मुंडा के सम्मान में रखा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि सीकल सेल रोग भारत की आदिवासी आबादियों में सबसे अधिक प्रचलित है। यह पूरी तरह से स्वदेशी तकनीक है जिसे वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद CSIR के तहत आने वाले इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी द्वारा विकसित की गई है। यह थेरेपी एक सटीक आनुवंशिक सर्जरी की तरह काम करती है। इसमें मरीज के शरीर से बोन मैरो यानी कि अस्थि मज्जा कोशिकाएं ली जाती है और फिर क्रिस्पर तकनीक का उपयोग करके दोषपूर्ण जीन को ठीक किया जाता है। दोस्तों क्रिस्पर का पूरा नाम है क्लस्टर्ड रेगुलरली इंटरस्पेस्ड शॉर्ट पैलिंड्रोमिक रिपीट्स। जीन एडिटिंग तकनीकी पर यह आधारित है। दोस्तों यह भारत का पहला स्वदेशी जीन थेरेपी है। दोस्तों बात करें सिकल सेल रोग के बारे में तो यह एक आनुवांशिक वंशानुगत रक्त विकार है। यह लाल रक्त कोशिकाओं को प्रभावित करता है। भारत में यह मुख्य रूप से आदिवासी आबादी में पाया जाता है। भारत सरकार ने 2047 तक देश से सिकल सेल रोग को खत्म करने का लक्ष्य रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर किसने 10वीं बार शपथ ली है? सही आंसर है नीतीश कुमार, ऑप्शन सी नीतीश कुमार। दोस्तों बिहार के मुख्यमंत्री के तौर पर नीतीश कुमार ने 10वीं बार शपथ ली है। यह शपथ ग्रहण समारोह 20 नवंबर 2025 को पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और NDA के प्रमुख नेता भी वहां पर मौजूद थे। दोस्तों नीतीश कुमार ने अपने राजनीतिक कैरियर में विभिन्न तिथियों पर कुल 10 बार बिहार के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। उनका पहला कार्यकाल था 3 मार्च 2000 से 10 मार्च 2000 तक, केवल 7 दिनों के लिए। दूसरा कार्यकाल था 24 नवंबर 2005 से 24 नवंबर 2010 तक। तीसरा कार्यकाल 26 नवंबर 2010 से 20 मई 2014 तक। और उनका 10वां कार्यकाल अभी 10वीं बार जो शपथ लिया उन्होंने 20 नवंबर 2025 को। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये है आज का क्वेश्चन, दुनिया का पहला लकड़ी का उपग्रह किस देश द्वारा लॉन्च किया जाएगा? इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। दोस्तों ये है कल का क्वेश्चन, किस राज्य ने अपनी डिजिटल नोमैड विलेज स्थापित करने की घोषणा की है? सही आंसर है सिक्किम, ऑप्शन बी सिक्किम। तो दोस्तों यह वीडियो हमारा यहीं पर समाप्त होता है। वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।